हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सेकंड पीसी क्वेश्चंस के लेके आया चैप्टर नंबर 1 से लेके 14 तक की समरी। इन समरीज को देखने के बाद आपको सारे लेसन्स और पोएम्स की बेसिक स्टोरी समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर टेक्स्ट बुक से सारे लेसन्स और पोएम्स को पढ़ लो तो आप क्वेश्चन आंसर्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 रोमियो एंड जूलियट की समरी से। इस चैप्टर में एक ऐसी लव स्टोरी दिखाई गई है जो पुरानी फैमिली राइवलरी के बीच शुरू होती है। रोमियो, जो मॉन्टेग्यू फैमिली से है, कैपुलेट की ग्रैंड पार्टी में छुपकर सिर्फ रोज़लिन को देखने आता है, लेकिन वहां उसकी नजर जूलियट पर पड़ती है और वो उसकी ब्यूटी से तुरंत आकर्षित हो जाता है। वो जूलियट को टॉर्च की तरह ब्राइट, एक डार्क ईयर में चमकता हुआ जूल और सफेद डर्व की तरह बताता है जो क्रोस के बीच अलग दिखती है। रोमियो कहता है कि उसने पहली बार असली ब्यूटी देखी है। दूसरी तरफ जूलियट भी रोमियो के लिए गहरी फीलिंग्स महसूस करती है, बिना यह जाने कि वो एनिमी फैमिली से है। वो नाइट का इंतजार करती है ताकि रोमियो उसके पास आ सके। वो उसे रेवन की काली बैक पर गिरी न्यू स्नो जैसी बताती है और सोचती है कि अगर उसे स्टार्स बना दिया जाए तो वो स्काई को इतना सुंदर बना देगा कि लोग सन को भूल जाएंगे। दोनों का प्यार गहरा है, लेकिन उनकी फैमिलीज की दुश्मनी इस लव को एक ट्रैजिक एंड की ओर ले जाती है। कहानी शुरू होती है मोनाको नाम के एक छोटे से देश में जो फ्रांस और इटली के पास है। वहां सिर्फ 7,000 लोग रहते हैं और एक छोटा सा राजा होता है, प्रिंस, जिसके पास महल, मंत्री, जनरल, आर्मी सब होता है, लेकिन सब कुछ बहुत छोटे स्तर पर। उसकी आर्मी में सिर्फ 60 सोल्जर्स होते हैं। टैक्सेस से ज्यादा कमाई नहीं होती, इसलिए असली कमाई एक कसीनो से होती है। ये यूरोप का आखिरी गैम्बलिंग हाउस है जहां लोग रूलेट खेलने आते हैं। चाहे लोग जीतें या हारें, प्रिंस को हर बार पैसा मिलता है। एक दिन वहां कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। एक आदमी मर्डर कर देता है। पूरा कोर्ट सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जजेस, लॉयर्स, जूरी सब मिलकर उसे फांसी की सजा देते हैं, यानी हेड कट ऑफ करने की। प्रिंस सज्जा अप्रूव कर देता है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत आती है। मोनाको में ना तो गिलोटीन है और ना एग्जीक्यूशनर। अब वे लोग फ्रांस से मदद मांगते हैं। वहां से जवाब आता है, मशीन और एक्सपर्ट भेजेंगे, लेकिन खर्चा होगा 16,000 फ्रैंक। प्रिंस चौंक जाता है, ये तो बहुत महंगा है। फिर इटली से पूछते हैं, वहां से जवाब आता है 12,000 फ्रैंक्स। थोड़ा सस्ता, लेकिन फिर भी प्रिंस कहता है इतना खर्चा इस एक अपराधी पर नहीं कर सकते। फिर आइडिया आता है, कोई सोल्जर को बोल देते हैं हेड कट करने के लिए, लेकिन आर्मी वाले मना कर देते हैं, हमें ये काम करना नहीं आता। आखिरकार प्रिंस और मिनिस्टर्स मिलकर सोचते हैं, चलो डेथ सेंटेंस को बदलकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर देते हैं। अब उसे एक कमरे में बंद किया जाता है और एक गार्ड उसकी देखभाल करता है, और खाना पैलेस किचन से आता है। 1 साल बाद प्रिंस को पता चलता है कि ये आदमी हर साल 600 फ्रैंक्स खर्च करा रहा है और वो जवान है, 50 साल और जी सकता है। इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं, तो वे कहते हैं गार्ड को हटा दो। अगर कैदी भाग गया तो भागने दो, लेकिन कैदी भागता नहीं। वो खुद पैलेस जाता है, खाना लेता है और वापस आकर खुद को कमरे में बंद कर लेता है। अब मिनिस्टर्स उसे बुलाकर पूछते हैं, तू भागता क्यों नहीं? वो कहता है, तुमने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी, अब कोई मुझे अपनाएगा नहीं। काम करने की आदत भी छूट गई है और अब तुम कह रहे हो कि चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अब मिनिस्टर्स के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वे उसे एक पेंशन देने का फैसला करते हैं, हर साल 600 फ्रैंक्स, अगर वो देश छोड़ दे। वो मान जाता है, बस एक शर्त पर, रेगुलर पेमेंट होनी चाहिए। उसे 1/3 पैसा एडवांस मिलता है और वो चला जाता है। सरहद पार एक जगह जमीन खरीदकर गार्डनिंग शुरू करता है और पीसफुली रहने लगता है। हर साल पेंशन लेता है, कभी कभी कसिनो में 2-3 फ्रैंक्स लगाता है और वापस घर चला जाता है। कहानी हमें ये सिखाती है कि जब देश में इंसाफ पैसों से तौलने लगे तो जस्टिस मजाक बन जाता है। ये पोएम हमें ये समझाती है कि चिल्ड्रन हमारे पोजेशंस नहीं होते। वो हमारे पास से आते हैं, लेकिन हमारे थ्रू आते हैं, हमसे नहीं। वो लाइफ की एक गहरी चाहत का हिस्सा होते हैं जो खुद को आगे बढ़ाना चाहती है। हम अपने चिल्ड्रन को प्यार दे सकते हैं, लेकिन अपने विचार नहीं दे सकते, क्योंकि उनके अपने थॉट्स होते हैं। हम उनका शरीर पाल सकते हैं, लेकिन उनकी सोल को नहीं बांध सकते।
क्योंकि उनकी सोल तो उस कल में रहती है जहां हम कभी नहीं पहुंच सकते, यहां तक कि ड्रीम्स में भी नहीं। पोएट ये भी कहता है कि अपने चिल्ड्रन को अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करो। लाइफ कभी पीछे नहीं जाती, वो हमेशा आगे बढ़ती है। हमें उन्हें गाइड करना है, लेकिन कंट्रोल नहीं करना। फिर पोएट एक बहुत ही सुंदर मेटाफोर देता है। हम पेरेंट्स एक बो की तरह हैं और हमारे चिल्ड्रन वो एरोज हैं जिन्हें जिंदगी बहुत दूर तक भेजना चाहती है। और ये काम करता है एक डिवाइन आर्चर, यानी खुद भगवान या कुदरत। जब वो आर्चर हमें झुकाता है ताकि एरो दूर तक जाए, तो हमें वो झुकाव खुशी से अपनाना चाहिए, क्योंकि जैसे वो उस एरो को प्यार करता है जो उड़ती है, वैसे ही वो उस बो को भी प्यार करता है जो मजबूत और स्टेडी रहती है। इसलिए अपने चिल्ड्रन से प्यार करो, लेकिन उन्हें बांधो मत। उन्हें सपोर्ट करो, कंट्रोल नहीं। वंदना शिवा की पर्यावरणिक यात्रा हिमालय के घने जंगलों से शुरू हुई। उनके पिता एक वन संरक्षक थे और मां एक किसान बनी जब उन्हें भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के समय भागना पड़ा। वंदना कहती हैं कि जो कुछ भी उन्होंने इकोलॉजी के बारे में सीखा, वो सब जंगल से सीखा। उनकी मां उनके लिए जो कविताएं और गीत बनाती थीं, वो भी पेड़ और जंगलों के बारे में होती थीं। उनकी एनवायरमेंटल जर्नी तब शुरू हुई जब वो चिपको मूवमेंट से जुड़ी। 27 दशक में गढ़वाल हिमालय की महिलाएं जंगलों को बचाने के लिए खड़ी हुईं। पेड़ों की कटाई से भूस्खलन, बाढ़ और पानी की कमी जैसी समस्याएं आ गई थीं। महिलाएं जानती थीं कि जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं, बल्कि पानी, चारा और ईंधन भी देते हैं। उन्होंने पेड़ों से चिपककर प्रोटेस्ट किया, पहले हमें काटो, फिर पेड़। 1973 में जब वंदना कनाडा में पीएचडी करने जा रही थीं, तो उन्होंने देखा कि उनके पसंदीदा जंगल और नदियां गायब हो चुकी थीं। उसी दिन उन्होंने तय किया कि वो चिपको मूवमेंट का हिस्सा बनेंगी। उन्होंने जंगलों में पद यात्राएं की, जानकारी इकट्ठा की और लोगों को जागरूक किया। 1977 में अडवाणी गांव में एक महिला बचनी देवी ने ट्री कटिंग के खिलाफ अपने ही पति का विरोध किया। जब फॉरेस्ट ऑफिसर्स आए, महिलाओं ने दिन में ही लैंटर्न जलाए और कहा, हम तुम्हें वनों का असली मतलब सिखाने आए हैं। जब अधिकारियों ने पूछा, जंगल क्या देते हैं, महिलाओं ने जवाब दिया, मिट्टी, पानी और शुद्ध हवा, यही जंगल की असली दौलत है। चिपको मूवमेंट ने वंदना को बायोडायवर्सिटी का महत्व समझाया। उन्होंने फार्म्स में बीजों की रक्षा शुरू की और 1994 में नवदान्या फार्म की स्थापना की, जहां आज 630 चावल की किस्में, 150 गेहूं की किस्में और सैकड़ों पौधे उगाए जाते हैं। उनका कहना है कि बायोडायवर्सिटी से भरा फार्मिंग सिस्टम न सिर्फ ज्यादा खाना देता है, बल्कि नेचर और इकोनॉमी दोनों को सस्टेन करता है। नवदान्या मूवमेंट 1987 से शुरू हुआ और अब तक पूरे भारत में 100 से ज्यादा कम्युनिटी सीड बैंक्स बनाए गए हैं। वंदना केमिकल फार्मिंग के बजाय सन और सॉइल से पोषित फार्मिंग को सपोर्ट करती हैं। उनके अनुसार बायोडायवर्सिटी हमें अबंडेंस, फ्रीडम और कोऑपरेशन सिखाती है। जब हम नेचर को टीचर मानते हैं, तब हम उससे को क्रिएट करते हैं और उसके अधिकारों को भी पहचानते हैं। इक्वाडोर और बोलीविया जैसे देशों ने नेचर के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है। 2011 में यूएन ने भी हार्मनी विद नेचर पर कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यह कहा गया कि नेचर से अलग होकर जीना इंसान को भी नुकसान पहुंचाता है। वंदना कहती हैं कि नेचर को डेड मैटर समझना एक बड़ी गलती है। ये सोच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय शुरू हुई, जब लिविंग अर्थ को बस रॉ मटेरियल मान लिया गया। फ्रांसिस बेकन जैसे वैज्ञानिकों ने कहा कि नेचर को कॉन्कर करना चाहिए, लेकिन फिलोसोफर कैरोलिन मर्चेंट ने बताया कि जब अर्थ को मदर की जगह डेड ऑब्जेक्ट समझा गया, तभी नेचर का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ। आज जरूरत है कि हम फिर से नेचर को अपना टीचर माने। नवदान्या का अर्थ यूनिवर्सिटी यही सिखाती है, अर्थ डेमोक्रेसी, जिसमें हर स्पीशीज को अपनी तरह से जीने का हक है। अर्थ यूनिवर्सिटी में फार्मर, बच्चे और दुनिया भर से लोग आते हैं और सीखते हैं सीड्स, सॉइल और लाइफ के साथ काम करना। यहाँ 2 लोकप्रिय कोर्सेज हैं, AZ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग और गांधी और ग्लोबलाइजेशन। ये आइडिया रविंद्रनाथ टैगोर से इंस्पायर्ड है, जिन्होंने शांतिनिकेतन नाम का फॉरेस्ट स्कूल शुरू किया था। उन्होंने लिखा, भारत की महान सोच जंगलों से आई है, शहरों से नहीं। जंगलों में इंसान को शांति मिलती है,
विचार मिलते हैं, संस्कृति मिलती है। टैगोर ने सिखाया कि जंगल में एकता में विविधता होती है, जहां हर स्पीशीज मिलकर नेचर को बैलेंस करती है। जंगल हमें सिखाता है कि हमें नेचर से कितना लेना है और कब रुकना है। इसे ही इनफनेस कहते हैं। इसलिए वंदना शिवा का मैसेज साफ है, अगर हमें फ्यूचर में पीस, डेमोक्रेसी और सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो हमें फिर से जंगल से सीखना होगा। अ सनी मॉर्निंग एक हल्की फुल्की कॉमेडी नाटक है जिसे सेराफिन और जोआकिन अल्वारेस क्विंटेरो ने लिखा है। यह कहानी मैड्रिड के एक पार्क में एक सनी ऑटम मॉर्निंग पर शुरू होती है। एक ग्रेसफुल व्हाइट हेयर्ड बुजुर्ग महिला डोन्या लौरा, जो लगभग 70 साल की है, बेंच पर बैठकर कबूतरों को दाना खिला रही होती है। तभी एक और बुजुर्ग व्यक्ति डॉन गोंजालो, जो गुस्सैल और थोड़ा लंगड़ा कर चलता है, पार्क में आता है। दोनों के बीच शुरुआत में तीखी बातचीत होती है। डॉन गोंजालो शिकायत करता है कि पुजारी उसकी बेंच ले गए हैं और उसे डोन्या लौरा के पास बैठना पड़ रहा है। वह उसे एक बूढ़ी पगली औरत कहता है, जबकि डोन्या लौरा उसे बदतमीज बूढ़ा बुलाती है। लेकिन फिर दोनों स्नफ, नाक में लेने वाला सुगंधित पाउडर, लेते हैं और छींकते हैं। 3 बार छींक आने के बाद दोनों हंसने लगते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। डोन्या लौरा दर्शकों से कहती है, स्नफ ने हम दोनों में शांति करा दी है। अब दोनों फ्रेंडली हो जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। डॉन गोंजालो अपनी बुक ऑफ पोएम्स से कुछ कविताएं पढ़ता है। धीरे धीरे बातचीत वलेंसिया की ओर मुड़ती है और दोनों को एहसास होता है कि वो शायद एक दूसरे के पुराने प्रेमी हैं। डॉन गोंजालो बताता है कि वह फ्रांसिया से है और डोन्या लौरा बताती है कि वह पास के एक विला में गर्मियां बिताती थी। वह उसे द सिल्वर मेडन के नाम से याद करता है। वे एक डुअल, तलवारबाजी के बारे में भी बात करते हैं, जो शायद उनके प्यार से जुड़ा था। हालांकि दोनों को अब यकीन हो चुका होता है कि वे वही पुराने प्रेमी हैं, लेकिन कोई भी सामने से स्वीकार नहीं करता। प्ले के अंत में वे फिर से पार्क में मिलने की बात करते हैं, बिना यह कबूल किए कि वे एक दूसरे को पहचान चुके हैं। पोएम व्हेन यू आर ओल्ड विलियम बटलर येट्स द्वारा लिखी गई एक इमोशनल लव पोएम है, जिसमें पोएट अपनी बिलवर्ड से कहता है कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी, उसके बाल सफेद होंगे और वो आग के पास बैठकर आराम करेगी, तब वो ये पोएम पढ़े और अपने पास्ट को याद करे। पोएट चाहता है कि वो याद करे कि कैसे बहुत से लोगों ने उसकी ब्यूटी और चार्म से प्यार किया था, कुछ सच्चे प्यार से, कुछ सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन पोएट कहता है कि वन मैन, यानी वही ऐसा व्यक्ति था जिसने उसकी पिलग्रिम सोल, यानी उसके इनर सेल्फ से प्यार किया, न कि सिर्फ उसके चेहरे से। पोएम के आखिर में पोएट इमेजिन करता है कि जब वो ये सब याद करेगी तो थोड़ा दुखी होकर सोचेगी कि लव अब उससे दूर चला गया है, माउंटेन्स के ऊपर घूम रहा है और स्टार्स के बीच अपना फेस छिपा लिया है। यह पोएम ट्रू लव की गहराई, वक्त के साथ ब्यूटी के बदलने और यादों की बिटर स्वीट फीलिंग को बहुत सुंदर तरीके से दिखाती है। द गार्डनर एक थॉटफुल स्टोरी है जो ह्यूमन नेचर, राइवलरी और रिवेंज को दिखाती है। नैरेटर की मुलाकात चेन्नरायापटना के पास एक कोकोनट गार्डन में एक ओल्ड गार्डनर से होती है। वह दिखने में सिंपल लेबरर लगता है, लेकिन एक्चुअली बहुत वाइज होता है। उसके आने के बाद प्लांटेशन का काम इम्प्रूव हो जाता है, चोरी रुक जाती है और ओनर का बिजनेस ग्रो करता है। लेकिन धीरे धीरे ओनर लेजी हो जाता है, जिससे उसकी वाइफ टेंशन में आ जाती है। एक शाम ओल्ड गार्डनर ओनर की वाइफ को तमाना और बसवाया की स्टोरी सुनाता है। शुरुआत में दोनों के बीच हेल्थी कंपटीशन होता है, लेकिन बाद में यह लैंड, पावर और ईगो की राइवलरी बन जाती है। बसवाया फोर्स और मनी पर डिपेंड करता है, जबकि तमाना आर्ट और सॉन्ग्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। तमाना फेमस हो जाता है, लेकिन बसवाया के पास सब कुछ होने के बाद भी लाइफ एम्प्टी लगती है। अंत में ओल्ड गार्डनर रिवील करता है कि वह खुद तमाना है। उसने फेम और आर्ट छोड़ दी, जिससे उसका राइवल पर्पस लूज कर देता है। स्टोरी ये सिखाती है कि लोग अक्सर कंपटीशन और रिवेंज के लिए जीते हैं, और जब ये खत्म हो जाता है तो लाइफ मीनिंगलेस लग सकती है।
टू द फुट फ्रॉम इट्स चाइल्ड एक सिंबॉलिक पोएम है जो लाइफ के जर्नी और इनोसेंस के लॉस को दिखाती है। पोएट बताता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका फुट खुद को फुट भी नहीं समझता। वह बटरफ्लाई या एप्पल बनना चाहता है, यानी फ्रीडम और ब्यूटी की इच्छा रखता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, रफ रोड्स, स्टोन्स, ग्लास और रियल लाइफ उसे सिखाते हैं कि वह उड़ नहीं सकता और फ्रूट नहीं बन सकता। धीरे धीरे फुट रियलिटी एक्सेप्ट कर लेता है और शू में कैद हो जाता है। शू यहाँ सोसाइटी के रूल्स और लिमिटेशंस को रिप्रेजेंट करता है। टाइम के साथ फुट हार्ड हो जाता है, सॉफ्ट स्किन रफ बन जाती है और टोज कैलस्ड हो जाते हैं। इनोसेंस खत्म हो जाती है और स्ट्रगल लाइफ का हिस्सा बन जाता है। पोएम आगे बताती है कि यही फुट बिना रुके चलता रहता है, फील्ड्स, मार्केट्स, माइंस और ऑफिसेस में। यह आदमी और औरत दोनों की लाइफ का बोझ उठाता है। फुट को आराम या फ्रीडम बहुत कम मिलती है जब तक इंसान खुद रुकने का फैसला नहीं करता। अंत में डेथ के समय फुट अंडरग्राउंड चला जाता है, अंधेरे में, बिना यह जाने कि अब वह फुट नहीं रहा। पोएम यह सवाल छोड़ती है कि क्या डेथ फ्रीडम है? क्या अब फुट उड़ पाएगा या एप्पल बन पाएगा? यह कविता लाइफ की हार्श रियलिटी, स्ट्रगल और लॉस्ट ड्रीम्स को बहुत गहराई से दिखाती है। I believe that books will never disappear एक इंटरव्यू है जिसमें रोबर्टो अलिफानो, फेमस राइटर होर्खे लुइस बोर्खेस से उनकी लाइफ, बुक्स, पोएट्री और ब्लाइंडनेस के बारे में बातचीत करता है। बोर्खेस बताते हैं कि उनकी पहली रीडिंग ग्रिम्स फेरी टेल्स थी और उनकी असली शिक्षा स्कूल से ज्यादा उनके फादर की लाइब्रेरी से हुई। वे अपनी मदर डोना लेओनोर के बारे में भी बात करते हैं और कहते हैं कि वह बहुत काइंड और इंटेलिजेंट थीं। उन्हें यह भी महसूस होता है कि वे अपनी मदर को पूरी खुशी नहीं दे पाए, जिसका उन्हें थोड़ा गिल्ट रहता है। बोर्जेस अपनी ब्लाइंडनेस को ट्रेजेडी नहीं मानते बल्कि लाइफ का एक हिस्सा मानते हैं और उनका कहना है कि राइटर के लिए लाइफ की डिफिकल्टीज, फेलियर्स और दुख भी रॉ मटेरियल होते हैं जिनसे आर्ट बनता है। वे कहते हैं कि जब विजिबल वर्ल्ड उनसे दूर हो गया तो इमेजिनेशन और थॉट्स ने उसकी जगह ले ली। ब्लाइंड होने के बाद भी वे बुक्स खरीदते हैं और अपना घर बुक्स से भरते रहते हैं। बुक्स के बारे में बोर्जेस का विश्वास है कि बुक्स कभी भी डिसअपीयर नहीं होंगी। उनके अनुसार बुक इंसान की इमेजिनेशन और मेमोरी का एक्सटेंशन है। टेलीफोन वॉइस का एक्सटेंशन है, टेलीस्कोप आईज का, लेकिन बुक इमेजिनेशन का एक्सटेंशन है। अगर बुक्स खत्म हो जाएं, तो हिस्ट्री और इंसान दोनों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पोट्री के बारे में बोर्जेस कहते हैं कि पोट्री को डिफाइन करना आसान नहीं है। पोट्री सिर्फ पोएम नहीं होती, बल्कि एक पोएटिक एक्सपीरियंस होती है जो पोएट लिखते समय और रीडर पढ़ते समय महसूस करता है। वे मेटाफोर्स की इंपॉर्टेंस बताते हैं और कहते हैं कि कुछ मेटाफोर्स हर लिटरेचर में मिलते हैं, जैसे टाइम और रिवर, लाइफ और ड्रीम, डेथ और स्लीप। इंटरव्यू का मुख्य मैसेज यह है कि बुक्स, लिटरेचर और इमेजिनेशन ह्यूमन लाइफ के लिए हमेशा जरूरी रहेंगी। इस पोएम में पोएट यह कहना चाहता है कि हेवन कोई दूर की जगह नहीं है, बल्कि यहीं धरती पर मौजूद है। पोएट सवाल करता है कि अगर हेवन धरती पर नहीं है तो फिर वह और कहां हो सकता है। वह यह भी कहता है कि अगर हम खुद अच्छे और काइंड इंसान नहीं बन सकते तो गॉड्स और निम्फ्स का एग्जिस्टेंस भी बेकार है। पोएट नेचर की ब्यूटी के एग्जाम्पल्स देता है, जैसे तेज बहती नदी, समुद्र की लहरें, हरे भरे गार्डन्स और सॉफ्ट सनलाइट। ये सारी चीजें मिलकर धरती को ही हेवन बना देती हैं। फसल की हरियाली और चांदनी, रात में हेवन हर जगह फैला हुआ दिखता है। अंत में पोएट कहता है कि जब कोई कवि अपने वर्ड्स से लव, ब्यूटी और जॉय क्रिएट करता है, तब वह धरती पर ही हेवन बना देता है। पोएम का मेन मैसेज ये है कि हेवन बाहर नहीं है, बल्कि हमारे एक्शंस, थिंकिंग और क्रिएटिविटी में छुपा हुआ है। इस लेसन में राइटर एक ट्रैवलर की तरह जापान और ब्राजील की कल्चर और डेली लाइफ को कंपेयर करता है। जापान में लोग बहुत पोलाइट, डिसिप्लिन्ड और वेल मैनर्ड होते हैं। वहां बो करना रिस्पेक्ट दिखाने का नॉर्मल तरीका है और लोग पब्लिक जगहों में भी एक दूसरे की प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं। टेलीफोन, ट्रेन्स, शॉप्स, हर जगह कर्टेसी दिखाई देती है। लेकिन कभी कभी वही पोलाइट लोग बस या ट्रेन आते ही धक्का मुक्की भी करने लगते हैं।
जो राइटर को फनी लगता है। सूप पीते समय जोर से आवाज करना वहां अप्रिशिएशन माना जाता है, जबकि यूरोपियंस को यह स्ट्रेंज लगता है। ब्राजील में सिचुएशन बिल्कुल अलग है। वहां लोग बहुत रिलैक्स्ड और स्लो लाइफ जीते हैं। टाइम की कोई हरी नहीं होती। स्ट्रीट सुंदर मोज़ेक से सजी होती हैं, जो बताती हैं कि लोगों को ब्यूटी और लीजर पसंद है। लेकिन जैसे ही वही लोग कार चलाते हैं, वे बहुत फास्ट और रिस्की ड्राइविंग करते हैं। पेडेस्ट्रियंस को सड़क पार करना किसी एडवेंचर से कम नहीं होता। फिर भी ड्राइवर और पेडेस्ट्रियन दोनों स्माइल करते हैं, कोई एंगर नहीं दिखता। इस लेसन का मेन मैसेज ये है कि हर कंट्री की कल्चर अलग होती है, और जो हमें स्ट्रेंज लगता है वह उनके लिए नॉर्मल होता है। ट्रैवल करने से हम दूसरों की कल्चर के साथ साथ अपनी कल्चर को भी बेहतर समझ पाते हैं। द वोटर कहानी अफ्रीकन विलेज उमोफिया में सेट है, जहां पॉलिटिक्स और वोटिंग का असली चेहरा दिखाया गया है। रूफस ओकेके, जिसे लोग रूफ कहते हैं, गांव का एक पॉपुलर और स्मार्ट यंग मैन है जो रूलिंग पार्टी के पावरफुल लीडर चीफ मार्कस आइबे के लिए इलेक्शन कैंपेन करता है। मार्कस पहले एक साधारण टीचर था, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से अब वह बहुत रिच और इन्फ्लुएंशियल बन चुका है। गांव वाले उसकी पावर और वेल्थ देखकर समझ जाते हैं कि वोट की भी एक वैल्यू होती है, और अब वे अपना वोट फ्री में नहीं देना चाहते। मार्कस इलेक्शन जीतने के लिए विलेजर्स को सीक्रेटली पैसे और गिफ्ट्स देता है। रूफ इस पूरे कैंपेन का सबसे ट्रस्टेड आदमी होता है। वह एल्डर्स को कन्विंस करता है और ब्रेवरी को नॉर्मल बना देता है। लेकिन इसी बीच ऑपोजिशन पार्टी पॉप भी रूफ को सीक्रेटली पैसे ऑफर करती है और उससे वोट मांगती है। रूफ कंफ्यूजन में पड़ जाता है, क्योंकि एक तरफ लॉयल्टी है और दूसरी तरफ फेयर और ग्रीड। इलेक्शन के दिन जब रूफ वोटिंग बूथ में जाता है, तो वह एक क्लेवर और डिसऑनेस्ट तरीका अपनाता है। वह बैलेट पेपर को 2 हिस्सों में फाड़कर दोनों बॉक्सेस में डाल देता है। कहानी दिखाती है कि डेमोक्रेसी में वोट पावरफुल है, लेकिन जब ग्रीड, फियर और करप्शन आ जाते हैं, तो डेमोक्रेसी मीनिंगलेस हो जाती है। इस लेसन में बताया गया है कि तमिलनाडु के पुदुकोट्टाई डिस्ट्रिक्ट में साइकिलिंग कैसे रूरल वुमेन के लिए फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल बन गई। यहाँ की ज्यादातर वुमेन नियोलिटरेट थीं, लेकिन उन्होंने बाइसिकल सीखकर अपनी लाइफ बदल दी। साइकिलिंग से उन्हें बस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ा और वे अपने काम, बच्चों और डेली ज़रूरतों को खुद मैनेज करने लगीं। शुरुआत में सोसाइटी ने उन्हें गलत नज़रों से देखा और कमेंट्स किए, लेकिन विमेन ने हिम्मत नहीं हारी। एरिवोली लिटरेसी मूवमेंट और लीडर्स जैसे कनमाल और शीला रानी चुंकाथ ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। धीरे धीरे साइकिलिंग एक सोशल मूवमेंट बन गई, जिसने वुमेन को कॉन्फिडेंस, मोबिलिटी और डिग्निटी दी। लेसन ये सिखाता है कि एक सिंपल चीज जैसे बाइसिकल भी लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। इस पोएम में पोएट यह दिखाता है कि वाटर सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि सदियों की सोशल इनजस्टिस, पेन और स्ट्रगल की गवाही है। वाटर जानता है विलेज और वादा के बीच का भेदभाव, और यह भी कि अनटचेबिलिटी कभी आसानी से खत्म नहीं होती। पोएट बताता है कि कैसे लोअर कास्ट लोगों को पानी लेने का भी हक नहीं था और उन्हें घंटों खाली घड़े लेकर इंतजार करना पड़ता था। पोएम में यह भी दिखाया गया है कि पानी से जुड़े अपमान, गुस्सा और रेजिस्टेंस कैसे बड़े आंदोलनों में बदले, जैसे महाद स्ट्रगल। पोएट अपने चाइल्डहुड को याद करता है, जब लोग माइल्स चलकर पानी लाते थे और एक बात भी फेस्टिवल जैसा लगता था। वाटर कभी लाइफ देता है तो कभी फ्लड और सुनामी बनकर डिस्ट्रक्शन करता है। अंत में पोएट कहता है कि आज वही पानी मिनरल वाटर बनकर बॉटल्स में बिक रहा है और एक बिजनेस बन चुका है। पोएम का मेन मैसेज यह है कि वाटर एक पावरफुल सिंबल है, जो कास्ट, पावर, पेन, संघर्ष और इनइक्वालिटी की पूरी कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारे लेसन्स की समरी समझ में आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको समरी वीडियोस की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाली प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको सेकंड इंग्लिश के नोट्स चाहिए तो आप इस वाली प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो। तो मैं आपसे वही मिलूंगा।